इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है दैट इज़ द टर्म एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकृति। एक्सेप्टेंस को हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B में। इसमें इसे एक्सप्लेन किया गया है और कहा गया है when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. वह पर्सन जिसके सामने जो प्रपोजल रखी गई है, जब वो उस पर अपनी सहमति दे देता है, अपनी यस कर देता है, तो हम कहेंगे कि उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, उसने प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाती है। जो पर्सन प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है उसे प्रोमाइजी कहा जाता है या उसे एक्सेप्टर कहा जाता है। एक्स ने वाई के सामने प्रपोजल रखी कि क्या वो उसका मोबाइल 5,000 रुपये में ख़रीदेगा। वाई ने जवाब दिया कि हाँ, मैं आपका मोबाइल 5,000 रुपये में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। यहाँ वाई के द्वारा कन्वे किया गया जो आंसर है वो यस में है। यहाँ वो वाई की एक्सेप्टेंस कहलाएगी और वो प्रॉमिस बन जाएगी। एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाती है तो इसका मतलब प्रोमाइजर और प्रोमाइजी दोनों के द्वारा दिया गया एक एक प्रॉमिस वहाँ पर एग्जिस्ट हो जाएगा। जो हमने पहले भी कहा कि वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाएगा और वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाने के बाद एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे पहले वाले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि एक प्रपोजल से जुड़े हुए लीगल रूल्स कौन कौन से हैं। एक प्रपोजल कब लीगल प्रपोजल कहलाएगी। सेम यहाँ इसी चैप्टर के काउंटर पार्ट में जो हमने पॉइंट डिस्कस करने हैं वो है लीगल रूल्स एज टू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से जुड़े हुए लीगल रूल्स क्या हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन रूल्स को मानते हुए एक्सेप्टेंस देते हैं तो यहाँ पर वो लीगल एक्सेप्टेंस हो जाएगी, वो लीगल एग्रीमेंट बन जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जिसके सारी बातें बाद में हम लोगों पर बाइंडिंग होगी, हम उसमें से विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब लीगल रूल्स में जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे लीगल्स ऑफर वाले जो रूल्स हैं उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। यहाँ हम पहला पॉइंट ले रहे हैं, हेडिंग हमारा क्या है, लीगल रूल्स एज टू एक्सेप्टेंस, स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियम। पहला रूल है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन। Acceptance must be given only by the person to whom the offer is made। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है, वो पर्सन जिसके सामने हमने ऑफ़र रखी है। जैसे हमने पहले कहा कि ऑफ़र दो तरह की हो सकती है, वो स्पेसिफिक भी हो सकती है, वो जनरल ऑफ़र भी हो सकती है। ए ने बी के सामने ऑफ़र रखी तो उसे कौन एक्सेप्ट कर सकता है, बी। तो जो एक्सेप्टेंस देनी है वो सिर्फ बी और बी के द्वारा ही दी जा सकती है। यहाँ पर बाकी किसी भी पर्सन का उसको आंसर देने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो एक्सेप्टेंस उसी पर्सन के द्वारा दी जानी चाहिए जिसके सामने हमने वो ऑफ़र रखी है। स्पेसिफिक ऑफ़र को एक्सेप्ट कौन कर सकता है, स्पेसिफिक पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो ऑफ़र जनरल ऑफ़र है, जैसा हमने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के केस में डिस्कस किया था, तो उसको एक्सेप्ट करने का अधिकार किसे होगा, जिस पर्सन तक वो ऑफ़र पहुंची है, जिस तक वो कम्युनिकेट हुई है, वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो लीगल बाइंडिंग हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल हमारा है वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। जब हमारे सामने ऑफ़र रखी जाती है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे इन टोटल, या तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे या हम उसे रिजेक्ट करेंगे। हम उस पर अपनी शर्तें लागू नहीं कर सकते हैं, हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते हैं। आपके सामने एक ऑफ़र रखी गई आपके दोस्त के द्वारा कि आपके दोस्त ने ये कहा कि क्या आप उसकी बाइक 50,000 रुपये में ख़रीदोगे, तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, हाँ मैं ख़रीदूँगा, या आप कह सकते हैं हाँ मैं नहीं ख़रीदूँगा। लेकिन अगर आप उसको ये कहें कि हाँ मैं आपकी बाइक ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप इसे 40,000 में 40,000 रुपये में बेचोगे, इसका मतलब आपने जो उसके सामने उसके द्वारा रखी गई प्रपोजल थी उसको तो रिजेक्ट कर दिया। रादर अब आप उसके सामने काउंटर ऑफ़र रख रहे हैं, अब आप ऑफ़र करने वाले बन गए। वहाँ उसकी ऑफ़र रिजेक्ट होगी, आपकी ऑफ़र वहाँ पर डोमिनेट कर जाएगी, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो एक्सेप्टेंस जब भी हम देंगे उसमें हम अपनी तरफ से कोई भी शर्त नहीं लगाएंगे। एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल हमारी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एक एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाने वाला रूल है वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। जो पर्सन ऑफ़र रखता है उस पर्सन को लॉ में ये अधिकार दिया गया है कि वो ऑफ़र रखते समय ये निर्धारित कर सकता है, ये डिसाइड कर सकता है, ये कन्वे कर सकता है कि
इसकी एक्सेप्टेंस देने का तरीका क्या होगा, मैनर क्या होगा। एक्सेप्टेंस लिखित रूप में दी जानी है, राइटिंग में देनी है, एक्सेप्टेंस ओरल देनी है, उसको टेलीफोनिकली देनी है, उसको मेल करके देनी है। जो भी एक्सेप्टेंस का मोड होता है उसे डिसाइड करने का अधिकार ऑफर रखने वाले पर्सन को होगा। जब वो हमारे सामने मोड पहले से, तरीका पहले से बता देता है तो एक्सेप्टेंस उसी तरीके से, उसी मेथड से दी जानी होती है। और वो अगर हम उस तरीके से नहीं देते हैं, हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं लेकिन हमने उस मोड को, उस मेथड को फॉलो नहीं किया, तो उसको मानना या ना मानना ऑफर रखने वाले पर्सन की मर्जी पर डिपेंड करता है। इसलिए कहा जाता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तय किए गए तरीके से ही एक्सेप्टेंस दी जानी चाहिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एक रूल है वो है द प्रोमाइजर। द प्रोमाइजर कैन नॉट प्रिस्क्राइब द वे ऑफ रिफ्यूज़ल। द प्रोमाइजर कैन नॉट प्रिस्क्राइब द वे ऑफ रिफ्यूज़ल का मतलब है कि जिस पर्सन ने हमारे सामने ऑफ़र रखी है, ऑफ़र कैसे एक्सेप्ट की जानी है वो इस बात को तो तय कर सकता है, लेकिन ऑफ़र को रिजेक्ट करने का तरीका क्या होगा ये निर्धारित करने का अधिकार प्रोमाइजर को, ऑफ़र रखने वाले पर्सन को, वो अधिकार ऑफ़र रखने वाले पर्सन को नहीं होता है। तो वो रिजेक्ट करने का जो भी तरीका होता है वो हम खुद तय करेंगे, वो हमारे ऊपर किसी तरह की कोई भी बाइंडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट जो रूल इसमें आता है वो है रिजेक्टेड ऑफ़र। रिजेक्टेड ऑफ़र कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। रिजेक्टेड ऑफ़र कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ़ रिन्यूड। अस्वीकृत प्रस्ताव केवल नवीनीकरण के बाद ही स्वीकार किया जा सकता है। आपके सामने ऑफ़र रखी गई, आपने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के कुछ समय के बाद आप उस पर्सन के पास जाएं और ये कहें कि हाँ वो मैंने मना कर दिया था लेकिन मैं अब उसे ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हूँ, तो वो एक लीगल सिचुएशन नहीं होगी, आपकी एक्सेप्टेंस का कोई भी मतलब नहीं होगा। एक बार अगर आप एक ऑफ़र को रिजेक्ट कर देते हैं, वो ऑफ़र लॉ की भाषा में माना जाता है लैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। अगर वही पर्सन उस ऑफ़र को दोबारा आपके सामने रखता है तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इन बिटवीन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार रिजेक्ट होने के बाद वो लैप्स हुई, ख़त्म हुई मान ली जाती है। नेक्स्ट इसमें एक जो एलिमेंट और होना चाहिए वो है एक्सेप्टर। द एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जब आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब लॉ की भाषा में ये होता है कि हम ये मान करके चलते हैं कि हमें उस ऑफ़र के बारे में पता है, वो ऑफ़र हम तक कम्युनिकेट हो चुकी है, उस ऑफ़र के बारे में हमने सब कुछ समझ लिया है, जान लिया है, तभी हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऑफ़र हम कब एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके बारे में रूल क्या हो गया, एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस समय हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं हमें उस ऑफ़र के बारे में पता होना चाहिए, वो ऑफ़र हम तक कम्युनिकेट होनी ज़रूरी होती है। जैसा कि मिसिज़ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के केस में हुआ कि वो ऑफ़र मिसिज़ कार्लिल तक पहुंची थी। इसी तरह से अगर हम इसका रिवर्स देखें, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी गई क्योंकि वो लालमन शुक्ला तक पहुंची ही नहीं थी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रूल है वो है एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सेप्टेंस देने के बड़े सिंपल सा तरीका है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। आपसे पूछा गया कि आप ये प्रोडक्ट इतने रुपए में ख़रीदेंगे, आपने कहा हाँ मैं ख़रीदूँगा, आपने एक्सप्रेस कर दिया, कन्वे कर दिया, बता दिया, समझा दिया, येस कर दी, उस पर्सन को भी समझ आ गया, तो एक्सेप्टेंस वो होगी एक्सप्रेस। इम्प्लाइड का मतलब आपने कुछ नहीं कहा लेकिन आपका बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जवाब देने का जो तरीका था, उसके रिस्पॉन्ड करने का जो तरीका था, उससे अपने आप ही ये समझ आ गया कि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। आप दुकान पर गए, आपने एक चॉकलेट लिया, उसके बदले में आपने पैसे दे दिए, तो इसका मतलब जब पैसे आपने दे दिए तो आपकी एक्सेप्टेंस क्या होगी, इम्प्लाइड। आप बस में चढ़ गए, आपने टिकट ले लिया, आपकी एक्सेप्टेंस क्या है, इम्प्लाइड है। बाय डिफ़ॉल्ट जिसे हम कहते हैं, कॉमन सेंस कहते हैं, उस तरह से भी आपकी एक्सेप्टेंस अगर कन्वे होती है तो वो भी लीगल मानी जाती है। कम्युनिकेशन, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेप्टेंस से, वो है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ नेसेसरी। कम्युनिकेशन
ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ नेसेसरी का बड़ा सीधा सा मतलब है कि अगर आप एक ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपकी एक्सेप्टेंस जिस पर्सन को जानी चाहिए उस पर्सन तक आप उसे पहुंचा देंगे। आपने जवाब देना है ए को, तो आपके द्वारा लिखा गया जवाब ए तक पहुंच जाना चाहिए, ए के एजेंट तक पहुंच जाना चाहिए, ए के द्वारा अथराइज़ किए गए पर्सन तक पहुंच जाना चाहिए। अगर आपकी एक्सेप्टेंस कन्वे ही नहीं होती है तो उसका कोई भी लीगल इफ़ेक्ट किसी भी स्टेज पर अराइज़ होगा ही नहीं। आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिख लिया, एक्सेप्टेंस लेटर लिखने के बाद आपने अपने उसको ड्रॉर में रख लिया, अपने ऑफिस में संभाल करके रख लिया, अपनी फ़ाइल में संभाल करके रख लिया। आपने उसे दूसरे पर्सन को पोस्ट ही नहीं किया, उसको मेल ही नहीं किया, उसको मैसेज ही नहीं किया। आपने ऑफ़र की सारी टर्म्स पढ़ी, आपको ऑफ़र बहुत शानदार लगी, लेकिन आपने एक्सेप्ट करने के बारे में जो तरीका फॉलो करना था वो फॉलो ही नहीं किया। आप पर्सन को कन्वे ही नहीं कर पाए कि आप उसको यस करना चाहते हैं, तो उसका कोई भी लीगल इफेक्ट अराइज नहीं होगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगर नहीं होगा तो उसका किसी भी स्टेज पर कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि सिर्फ मेंटल स्टेट ऑफ माइंड कि आप दिमाग में सोच करके बैठे रहें, मन में सोच करके बैठे रहें कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया ऑफ़र है, लेकिन आप कन्वे ना करें तो उसका कोई भी लीगल इफेक्ट अराइज नहीं होता है। एक्सेप्टेंस से जुड़ा हुआ लीगल रूल्स का एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड और गिवन बिफोर लैप्स और विड्रॉवल ऑफ एन ऑफर, यानी कि प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव के समाप्त होने या वापस लेने से पूर्व की जानी चाहिए। बड़ा सिंपल सा रूल है। आपके सामने ऑफ़र रखी गई और आपको समय दिया गया 5 दिन कि आप 5 दिन में बताएं कि आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। अब आपके पास कितने दिन हैं? 5 दिन है। इन 5 दिनों के अंदर अंदर आपको या तो यस करना है या नो करना है। लेकिन अगर 5 दिन बीत जाते हैं, समय ख़त्म हो जाता है और आप कोई भी जवाब नहीं देते तो वो ऑफ़र लैप्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, विड्रॉ हुई मान ली जाएगी। अब आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। या इसके अलावा इसी पॉइंट को हम एक और ऐड ऑन करके समझ सकते हैं। आपको दिए गए 5 दिन और दूसरा दिन बीत गया, आपने कोई भी जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन उस पर्सन ने जिसने आपके सामने ऑफ़र रखी थी आपको ये कहा कि मैं अपनी ऑफ़र विड्रॉ करता हूँ, मैं अपनी ऑफ़र वापस लेता हूँ, और उस समय तक आपने अगर उसे एक्सेप्ट नहीं किया था तो उसके बाद ऑफ़र के विड्रॉ कर लिए जाने के बाद उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर एक्सेप्टेंस देनी है तो आपको क्या रूल मानना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर लैप्स और विड्रॉवल ऑफ एन ऑफर। लेकिन आपको अब ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि एक्सेप्टेंस से जुड़े हुए अगर ये सारे के सारे लीगल रूल्स आप मानते हैं, आप फॉलो करते हैं, किसी तरह की उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं, तो आपकी एक्सेप्टेंस को लीगल एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। लीगल ऑफ़र प्लस लीगल एक्सेप्टेंस का मतलब हो जाएगा लीगल एग्रीमेंट, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। वहाँ सारी की सारी उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन दोनों पार्टीज़ पर लागू हो जाएंगी। किसी को भी उसमें से विड्रॉ करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। अगर कोई भी उसमें से बैकअप करता है, कोई भी प्रॉमिस पूरा करने से मना करता है, तो दूसरी पार्टी को उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का, जिससे आप कोर्ट में केस करने की बात करते हैं, उस पर दावा करने की बात करते हैं, उस पर स्यू करने का अधिकार मिल जाएगा। तो ये पॉइंट्स है जो इस चैप्टर के इस पार्ट में हमने डिस्कस किए हैं, लीगल रूल्स एज टू एक्सेप्टेंस। थैंक यू।